हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिशन एमपी टेट में। दोस्तों मैं सुनील अहिरवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए आगामी पात्रता परीक्षा एमपी टेट 2026 के लिए जो है बाल विकास के कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आज जो है बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए चलते हैं आज का हम पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के 3 भाग खालिस्तान है। क्वेश्चन पहला है, फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के 3 भाग खालिस्तान है। ऑप्शन ए है ईगो, इड, ईगो। ऑप्शन बी है इड, ईगो, सुपर ईगो। ऑप्शन सी है सुपर ईगो, इड, ईगो। ऑप्शन डी है ईगो, सुपर ईगो, इड। तो जो मैं आपको बता दूं, फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के जो 3 भाग होंगे वो करेक्ट जो होंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इड, ईगो, सुपर ईगो व्यक्ति के 3 भाग होते हैं, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्राइड के अनुसार इड व्यक्ति में खालिस्तान होता है। फ्राइड के अनुसार इड व्यक्ति में खालिस्तान होता है। ऑप्शन ए है जन्म से, बी है बाल्यावस्था से, सी है किशोरावस्था से, डी है वृद्धावस्था से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो फ्राइड के अनुसार इड जो व्यक्ति में होता है वो होता है आपका जन्म से ही, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन डायग्नोस्टिक जांच के मान्य होने का संकेत देता है। निम्न में से कौन डायग्नोस्टिक जांच के मान्य होने का संकेत देता है। ऑप्शन ए है जांच की सामग्री निर्देशात्मक लक्ष्यों के संगत होती है। ऑप्शन बी है विभिन्न समय पर होने वाली जांच समान परिणाम देती है। ऑप्शन सी है विभिन्न छात्रों की जांच समान परिणाम देती है। ऑप्शन डी है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। दोस्तों आपको बता दूं, थर्ड का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो डायग्नोस्टिक जांच के दौरान मान्य होने का संकेत जो है, जांच की सामग्री निर्देशात्मक लक्ष्यों के संगत होती है, इसलिए ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट की विश्वसनीयता अच्छी होती है अगर। ऑप्शन ए है इसकी गुणवत्ता अच्छी हो। ऑप्शन बी है यह विभिन्न मानदंडों पर सतत जांच परिणाम देती हो। ऑप्शन सी है यह विभिन्न शिक्षार्थियों के लिए भिन्न भिन्न टेस्ट स्कोर देती हो। ऑप्शन डी है यह उस बात का मूल्यांकन करे जो इससे अपेक्षित होती है। तो 4th का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट की विश्वसनीयता जो अच्छी होती है, यह है विभिन्न मानदंडों पर सतत जांच परिणाम देती है, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन कार्य के संचालन के लिए सबसे प्रभावी तरीका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन कार्य के संचालन के लिए सबसे प्रभावी तरीका होगा। ऑप्शन ए है अध्यापन शिक्षण में आकलन एक इनबिल्ट क्रिया है। ऑप्शन बी है एक अकादमिक सत्र के आकलन 2 बार किया जाना चाहिए, आरंभ में और अंत में। ऑप्शन सी है आकलन बाहरी एजेंसी के द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि शिक्षकों के द्वारा। ऑप्शन डी है आकलन सत्र के आखिर में किया जाना चाहिए। तो 5th का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से अध्यापन शिक्षण में आकलन एक इनबिल्ट क्रिया है जो कार्य के संचालन के लिए सबसे प्रभावी तरीका है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर 5th का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्ति की नींव परस्पर किसके बीच एक संबंध है। ऑप्शन ए अनुवांशिकता, लक्षणों, पर्यावरण और सीखने की परिपक्वता। बी है शारीरिक स्थिति और व्यवहार। सी है सीखना, बुद्धि और रुचियाँ। डी है आदतें, भावनाएं और स्वभाव। इसलिए 6 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्यक्ति नींव की परस्पर जो है अनुवांशिकता, लक्षणों, पर्यावरण और सीखने की परिपक्वता के बीच एक संबंध है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए। पहला है विद्यार्थियों की क्षमता, धारण शक्ति, रुचि और योग्यता जानने का प्रयास करें। दूसरा है सीखने की शैली को व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करें। तो ऑप्शन ए है केवल पहला। ऑप्शन बी है केवल दूसरा। ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो 7th का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
पहला और दूसरा जो है व्यक्तिगत अंतर्कोणों को शिक्षक की भूमिका होना चाहिए। शिक्षक की भूमिका जो है विद्यार्थियों की क्षमता, धारण शक्ति, रुचि और योग्यता जानने का प्रयास करे, ऐसी भी होना चाहिए। और जो दूसरा ऑप्शन है, सीखने की शैली व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित करने का प्रयास करे, तो यह भी उसकी भूमिका होनी चाहिए। इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विधियों में से एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के अध्ययन में सहायता करती है। निम्नलिखित विधियों में से एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन में सहायता करती है, वह कौन सी विधि होगी बताना है। ऑप्शन ए है केस स्टडी विधि, बी है आत्मनिरीक्षण विधि, सी है साक्षात्कार विधि और डी है प्रयोगात्मक विधि। तो 8 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो साक्षात्कार विधि जो है एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन में सहायता करती है, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। एक बच्चा रोने लगता है जब उसकी दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले जाती है, बच्चे के रोने का कारण है। एक बच्चा रोने लगता है जब उसकी दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले जाती है, बच्चे के रोने का कारण है। ऑप्शन ए है सामाजिक चिंता, बी है भावनात्मक चिंता, सी है अजनबी चिंता और डी है वियोग चिंता। तो 9 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भावनात्मक चिंता। एक बच्चा जो रोने लगता है जब उसकी दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले जाती है, तो बच्चे का जो रोने का कारण होगा वो हो जाएगा आपका भावनात्मक चिंता, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। हार्वर्ड गार्डनर एक मल्टीपल इंटेलिजेंस MI का सिद्धांत संकेत करता है कि हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस MI का सिद्धांत संकेत करता है कि ऑप्शन ए है बुद्धिमत्ता सिर्फ और सिर्फ IQ परीक्षणों से निर्धारित होती है। ऑप्शन बी है शिक्षकों को विषय वस्तु का अध्यापन में वैकल्पिक तरीके विकसित करने के लिए MI एक फ्रेमवर्क के रूप में उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी है क्षमता यदि नियति है जो एक समय के साथ नहीं बदलती है। ऑप्शन डी है प्रत्येक बच्चे को हर एक विषय को 8 विभिन्न तरीके से पढ़ाना चाहिए ताकि सभी तरह की बुद्धिमत्ता का विकास हो। तो 10th का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस MI का सिद्धांत संकेत करता है कि शिक्षकों की विषय वस्तुओं का अध्यापन में वैकल्पिक तरीके विकसित करने के लिए MI एक फ्रेमवर्क के रूप में उपयोग करना चाहिए, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है। चिंतन मानव मन की कई गतिविधियों में से एक है, इसे खालिस्तान भी कहा जाता है। चिंतन मानव मन की कई गतिविधियों में से एक है, इसे खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन ए है स्वतंत्र कल्पनशीलता, बी है अवधारणा का निर्माण, सी है तंत्रबद्ध और निर्देशित कल्पना, डी है छवि का निर्माण। तो 11th का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चिंतन मानव मन की कई गतिविधियों में से एक है, इसे जो है तंत्रबद्ध और निर्देशित कल्पनाशील भी कहा जाता है, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने साथियों के समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने साथियों के समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? इस अवस्था को जो है टोली एज भी कहा जाता है, और ये अवस्था जो होगी आपकी वो हो जाएगी आपकी किशोर अवस्था। तो ये हमारा सक्रिय सदस्य जो होते हैं किशोर अवस्था में ही बनते हैं। किशोर अवस्था की आयु जो होती है वो होती है आपकी 13 से 17 वर्ष या 18 वर्ष तक, इसलिए ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है। एक व्यक्ति पूरी तरह से जीने और कई क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में सक्षम है, इसे किस रूप में जाना जाता है? एक व्यक्ति है जो पूरी तरह से जीने और कई क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में सक्षम है, इसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है आत्म वास्तुकरण, बी है आत्म विस्तार, सी है आत्म भावना और डी है आत्म स्थिरता। तो इस व्यक्ति को जो है वो आपका जाना जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्म विस्तार के रूप में, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। एक व्यक्ति खुद को निष्पक्ष रूप से देखने में सक्षम है, इसे किस रूप में जाना जाता है? एक व्यक्ति खुद को निष्पक्ष रूप में देखने में सक्षम है, इसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है आत्मविस्तार, ऑप्शन बी है आत्म भावना, सी है आत्म वस्तुकरण, सी है आत्म स्थिरता। तो 14 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
एक व्यक्ति खुद को निष्पक्ष रूप में देखने में सक्षम है, इस व्यक्ति को जो है आत्म वस्तुकरण के रूप में जाना जाता है। इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक 11 साल के बच्चे का स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल पर स्कोर 130 है। सामान्य प्रायिकता वक्र में 100 और एस बराबर 15 मानकर 11 वर्ष के बच्चे के प्रतिशत की गणना कीजिए। इस बच्चे ने उससे बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन ए है 78%, बी है 80%, सी है 98%, डी है 88%। तो 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 98%। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, दूसरे वर्ष के अंत में शिशु की शब्दावली शब्द भंडार का निर्माण होता है। यानी बच्चा दूसरे वर्ष पूरा करते करते उसकी शब्दावली या शब्द भंडार कितने शब्दों का निर्माण हो जाता है उसमें ये बताना है। ऑप्शन ए है 100 शब्द, बी है 60 शब्द, सी है 150 शब्द और डी है 10 शब्द। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो 2 वर्ष तक का बच्चा होता है उसका शब्द भंडार जो है 150 शब्द हो जाता है 2 वर्ष पूरे होते होते, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, टीटी का फर्स्ट बूस्टर डोज साधारण तौर से दिया जाता है। ऑप्शन ए है 3 महीने, बी है 3 साल, सी है 5 महीने और डी है 5 साल। तो टीटी का जो फर्स्ट बूस्टर डोज है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 साल। टीटी फर्स्ट डोज जो है 5 साल में दिया जाता है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका गर्भावस्था के दौरान आधिकारिक उपाचय बढ़ जाता है। कारण गर्भावस्था के दौरान आधिकारिक उपाचय बढ़ जाता है। पहला है मनोवैज्ञानिक बदलाव, दूसरा है हार्मोन संबंधी परिवर्तन, तीसरा है शारीरिक परिवर्तन। तो ऑप्शन ए है केवल पहला सही है, ऑप्शन बी है दूसरा सही है, ऑप्शन सी है तीसरा सही है, ऑप्शन डी है 1 और 2 दोनों ही सही हैं। तो 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट हैं। कारण जो मनोवैज्ञानिक बदलाव के कारण और हार्मोन संबंधी परिवर्तन के दौरान आधिकारिक उपाचय बढ़ जाता है, इसलिए पहला और दूसरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोमोरिड मानसिक स्थिति में कौन सी स्थिति शामिल हो सकती है। कोमोरिड मानसिक स्थिति में कौन सी स्थिति शामिल हो सकती है। ऑप्शन ए है चिंता विकार, बी है हाइड्रोसेफली दिमाग में पर्दों में पानी आ जाना, सी है माइक्रोसेफली लघुशिष्टता, ऑप्शन डी है आत्मकेंद्रित ऑटिज्म। तो जो आपका 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिंता विकार। कोमोरिड मानसिक स्थिति में जो है चिंता विकार स्थिति शामिल हो सकती है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किशोरों में आत्महत्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक जोखिम कारक है। किशोरों में आत्महत्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक जोखिम कारक है। ऑप्शन ए है शैक्षणिक कठिनाई, बी है अवसाद का माता पिता का इतिहास, सी है पारिवारिक हिंसा और डी है आवेगशीलता। तो 20 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आवेगशीलता जो है किशोरों में आत्महत्या के लिए आवेगशीलता मनोवैज्ञानिक जोखिम कारक है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, समावेशी शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण लोक खालिस्तान है। समावेशी शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण लोक खालिस्तान है। पहला है माता पिता, दूसरा है शिक्षक, तीसरा है शासक, चौथा है नीति निर्माता। तो सही कोड का चयन करना है यहाँ पर। ऑप्शन ए है पहला, दूसरा और तीसरा, और ऑप्शन बी है पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी है दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों। तो दोस्तों जो 21 का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माता पिता, शिक्षक, शासक, नीति निर्माता। समावेशी शिक्षा प्रणाली में जो है महत्वपूर्ण लोग होंगे वो माता पिता भी हो जाएंगे, शिक्षक भी रहेगा, शासक भी और नीति निर्माता भी, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22,
निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों के लिए सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों के लिए सही नहीं है। पहला है वे कक्षा के अंदर सुस्त महसूस करते हैं। दूसरा है वे स्कूल छोड़ सकते हैं। सही कोट का चयन करना है यहाँ पर भी। ऑप्शन ए है केवल पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो 22 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। सृजनात्मक बच्चों के जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो इनमें दोनों ही नहीं है, इसलिए डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है स्कूल प्रबंधन समिति। स्कूल प्रबंधन समिति इसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है स्कूल में शिक्षा नीतियों को लागू करना, ऑप्शन बी है स्कूल उपस्थिति रजिस्टरों का रखरखाव, ऑप्शन सी है छात्र रिपोर्ट कार्ड तैयार करना, ऑप्शन डी है कक्षा में चुप्पी बनाए रखना। तो 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे स्कूल प्रबंधन समिति जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SMC, तो स्कूल में शिक्षा नीतियों को लागू करना स्कूल प्रबंधन समिति इसके लिए जिम्मेदार होती है, ये इनका कार्य होता है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है बौद्धिक रूप से उज्ज्वल बच्चों की पहचान करते समय विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण करके खालिस्तान की जांच नहीं करते हैं। बौद्धिक रूप से उज्ज्वल बच्चों की पहचान करते समय विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण उनके खालिस्तान की जांच नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है क्षमताओं, ऑप्शन बी है रवैया, सी है रुचि, डी है पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो 24 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बौद्धिक रूप से उज्ज्वल बच्चों की पहचान करते समय विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षण उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच नहीं करते हैं, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है क्वेश्चन नंबर 25 लैंगिक समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। लैंगिक समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में पितृसत्तात्मक व्यवस्था चलित है। ऑप्शन बी है पुरुष महिला द्वंद्ववाद का अभ्यास लोगों को अलग करना जारी रखता है। ऑप्शन सी है ये लिंग भूमिका जन्मजात नहीं है बल्कि जैविक से मतभेदों का एक सामाजिक प्रक्षेपण है। ऑप्शन डी है लड़कियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे आमतौर पर पुरुष असहायता और महिलाओं के प्रभुत्व का प्रतिबिंब होते हैं। तो 25 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लैंगिक समाजीकरण के बारे में जो है लड़कियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे आमतौर पर पुरुष असहायता और महिलाओं के प्रभुत्व का प्रतिबिंब होते हैं। तो यह कथन सही नहीं है, इसलिए डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है थर्नडाइक एक बहुत ही ज़बरदस्त नाम इनने जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया है, वही क्वेश्चन आज यहाँ पर आया है। थर्नडाइक के बिल्ली पर पहेली बॉक्स के साथ प्रयोग में लीवर को खींचना निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए है प्रतिक्रिया, बी है प्रोत्साहन, सी है अधिगम और डी है व्यवहार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो थर्नडाइक के बिल्ली पर पहेली बॉक्स के साथ प्रयोग में लीवर को खींचना जो है प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में संवेग का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है डर, बी है क्रोध, सी है अज्ञान और डी है ईर्ष्या द्वेष। तो 27 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अज्ञान जो है बच्चों में संवेग का उदाहरण नहीं है, इसलिए सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से किसने चतुर्भुज समीकरण की सहायता से बुद्धि के दो कारक सिद्धांत की व्याख्या की। ये सूत्र दिया है बुद्धि सिद्धांत का RAP इंटू RBQ माइनस RAQ इंटू RBP बराबर 0। तो जो चतुर्भुज समीकरण की सहायता से बुद्धि के दो कारक सिद्धांत की व्याख्या की है, ऑप्शन ए है अल्फ्रेड बिने, बी है चार्ल्स स्पीयरमैन, सी है EL थॉर्नडाइक और डी है JP गिलफोर्ड। तो 28 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चार्ल्स स्पीयरमैन ने चतुर्भुज समीकरण की सहायता से बुद्धि के दो कारक सिद्धांत की व्याख्या की है, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29
सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मानव विकास के किस चरण को विलंबता चरण लेटेंसी स्टेज के रूप में चिन्हित किया गया है? सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मानव के किस चरण को विलंबता चरण लेटेंसी स्टेज के रूप में चिन्हित किया गया है? ऑप्शन ए है शैशव काल, बी है वयस्कता, सी है उत्तर बाल्यावस्था, डी है किशोरावस्था। 29 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर बाल्यावस्था में जो है सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत में मानव विकास के उत्तर बाल्यावस्था चरण को विलंबता चरण के रूप में चिन्हित किया गया है, इसलिए सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी है संवेदीय पेशीय अवस्था और सी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 30 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की आयु होती है, जिसमें बच्चा छोटा होता है और वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, इसलिए बी हमारा यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के 30 क्वेश्चन, यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसी प्रकार के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन टॉप 30 क्वेश्चंस आपको डेली हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर मिलते रहेंगे, जो कि आपकी आगामी पात्रता परीक्षा एमपीटेट 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें आप हमारे चैनल से जुड़कर बाल विकास, हिंदी और ईबीएस की तैयारी तीनों विषयों की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसमें वही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो विगत वर्षों में बार बार रिपीटेड हुए हैं, इसलिए हमारे चैनल से जुड़कर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।